नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एशियन हिस्ट्री, जिसमें हम कुछ चैप्टर कर चुके थे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है मौर्य समाज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन तो इसमें मिलेगा हमें। आरओ एग्जाम में क्या एक क्वेश्चन तो मिलेगा, और एक क्वेश्चन मिलेगा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन उसमें मिलेगा, और एक मिलेगा वैदिक से। वैदिक प्लस बुद्ध से, इनसे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार कर लो, मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख लेना। प्ले लिस्ट रखिए इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य समाज। देखो, मौर्य समाज, अगर मान लो कोई भी हम इतिहास में कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए उनके बारे में। मान लीजिए उस देश का हमें, जब मान लीजिए मौर्य समाज पढ़ना है, मौर्य समाज की हमें जानकारी मिलती कैसे है, जानकारी मिलती कैसे है। तो जानकारी मिलने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, अभिलेख होंगे या कुछ पुरातत्व होंगे, इनके बारे में हमसे जानकारी मिलेगी। और इसके बारे में जानना है कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसा था, कला कैसी थी। अगर हमें इसके बारे में इतना पता चल जाता है तो हमारा कार्य क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना, जो मौर्य राजवंश की स्थापना वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो कहने का मतलब ये है कि मौर्य समाज की स्थापना या मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम, ये कह रहा है भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, ये इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ये कौन था, भारत का जो प्रथम था ऐतिहासिक सम्राट था। ये एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत पर अपना बेहतर बेहतर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। समझ रहे हो बात। तो इसका ये हिंदू कुश पर्वत से लेके म्यांमार, इधर बर्मा तक सब में फैला हुआ था। और इधर कहाँ तक फैला हुआ था। हाँ। तो आइए देखते हैं आय को। इसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से मिलती थी, ईरान से मिलती थी। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए किस शासक की सीमा ईरान से मिलती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। राजनीतिक रूप से क्या, उसने जोड़ दिया था भारत को। आगे देखते हैं। विशाखदत्त और मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। एक विशाखदत्त एक ग्रंथ है और एक मुद्राराक्षस एक ग्रंथ है। उसमें क्या, चंद्रगुप्त को एक नंदराज का पुत्र माना गया है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, वो था नंदराज। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृक्षाल या कुलहीन भी कहा गया है। धुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है, धुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिखी है, एक टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, उल्लेख प्राप्त होता है। एक मिनट। हाँ, तो कहाँ चल रहे थे हम। उल्लेख प्राप्त होता है। नंबर 1 देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितवक और अभिसारिका बंदी तक और क्षेमेंद्र कृत और व्रत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सारित से चंद्रगुप्त के शूद्र की उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। तो उत्पत्ति के विषय में किस किससे मिलता है, देवी का चंद्रगुप्तम है या बदिकतम है या व्रत कंद मंजरी है या कथा सरित सत्य खरी सरित सागर है। तो इनसे क्या मिलती है, चंद्रगुप्त के शूद्र की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो था, चंद्रगुप्त जो था राजकुल से संबंधित था तथा ये मौर्य नगर में, ठीक है, मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, मौर्य नगर में हुआ था। हेमचंद्र के परिष्ठान प्रवर्तन में चंद्रगुप्त को मयूर पोस्को के ग्राम से मुखिया के पुत्र का पुत्र बताया था। एक ग्रंथ था हेमचंद्र का जिसका नाम था परिशिष्ट पर्वन, जिसने क्या बताया, एक गांव का ये मुखिया होता है, उसका एक पुत्र था।
तो सबके अपने अपने ग्रंथ है और अपनी अपनी राय हैं। आगे देखते हैं, एक विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोटस किसे बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। एरियन तथा प्लाटुक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो एरियन जो था और प्लूटो जो था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। किसने किया, एरियन ने। और विलियम जोन्स ने क्या है, सेंड्रोकोटस। क्या है, सेंड्रोकोटस। जस्टिस ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख उल्लेख किया है। सेंड्रोकोटस, हाँ, जस्टिन जो ने सेंड्रोकोटस और महान सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है कि आपस में मिले थे ये। आगे देखते हैं, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ठीक है, ऋषि एक चाणक्य थे जिनका पुत्र का नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के एक लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चंद्रगुप्त से मिलती है। तो कहने का मतलब है, चाणक्य का एक नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी नाम था। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम था, तो चाणक्य का नाम था, ये कौटिल्य का नाम था के रूप में जाना जाता है। पुराणों में उसे द्विज द्विजर पुराणों में इसे द्विजर ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इसको पुराणों में इसको क्या कहा है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की किताब है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी से संबंध नहीं है, शासन से संबंधित है। देखिए शासन कैसे कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। आप तो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। वो उसमें क्या है, एक राजनीति के बारे में बताया गया, राजा कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे बनना है। इसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंसिपल से की गई है। किसकी तुलना की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की, तो जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, तो जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं कि हाँ वास्तविक में ऐसा हुआ होगा। फिर देखते हैं, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ है। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनाया गया, चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था कौन सी नदी से लेकर कौन से तक फैला हुआ था, तो ब्यास नदी से लेकर, यानी सिंधु नीचे आती है हमारे पास ब्यास नदी, ठीक है, और ऊपर कौन सी बहती है, सिंधु नदी हिमालय से। रुद्रदाम के अभिलेख से पश्चिमी भारत का उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। एक मिनट। अधिकार था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, पूर्व में बंगाली खाड़ी और उत्तर में हिमालय श्रृंखलाओं, दक्षिण में तय मैसूर तक घिरा हुआ था। तो कहने का मतलब है इस टाइप से घिरा हुआ था। यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत था, हिंदुकुश पर्वत पश्चिम, हाँ उत्तर, और पूरब में क्या था, पूरब में बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर दो भागों में बांटती है ना, इधर को अरब सागर है और इधर को क्या, बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हिमालय हो गया। हाँ, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत होता है। हाँ, आगे देखते हैं, 150 ईसा पूर्व के रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से अनार्थ सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सिंचाई के उल्लेख कहाँ से मिलने में चालू हो जाते हैं, मौर्य काल से, और उससे पहले कहाँ से मिलते थे सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे देखते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत
का ये भूभाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य से पूर्वी भाग के सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की जो सेल्यूकस की सेना थी उसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। आगे देखते हैं। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा। ठीक है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या बोला था, अमित्रोकेडीज कहा था। किसने बोला था, यूनानी लेखकों ने। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप था अमित घात। क्या है, अमित्र घात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया। किसे कहा गया, बिंदुसार को कहा गया। तो उसको कहा गया था, बिंदुसार को कहा गया था। तो यूनानी क्या बोलते थे, अमित्रोकेडीज बोलते थे, और जो जैन थे उनको वो क्या बोलते थे, इसको सिंहसेन कहते थे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। तो बिंदुसार की माता का नाम क्या था, दुर्धरा। दिव्य वादन के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ और जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो अशोक अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का। तो क्रम चल रहा है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर कौन आएगा, अशोक, फिर अशोक के बाद फिर ऐसे आएंगे नीचे को। फिर देखते हैं। हाँ, जब पाटलिपुत्र में विद्रोह चल रहा था तो उसको, पाटलिपुत्र में तक्षशिला में जब विद्रोह चल रहा था तो उसको दबाने के लिए किसने भेजा, किसे भेजा था, अशोक को भेजा था। स्ट्रबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एटियाकेस ने डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा। पिलानी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टॉलमी अद्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। तो डायनोसिस जो राजदूत किसने भेजा था, वो भेजा था फिलाडेल्फस ने भेजा था। हाँ, और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। जो एंटियोकस वहां से 3 वस्तु थी, एक मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, और दूसरा क्या था, दार्शनिक। 3 चीजों की मांग करी थी उसने। एक तो हमें मीठी मदिरा चाहिए, सूखा अंजीर चाहिए, और एक क्या चाहिए, दार्शनिक। आगे देखते हैं। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी थी। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था। तो जब, हमारे कहने का मतलब ये है, जो बिंदुसार जिंदा थे तो उस समय जो अशोक था उसका शासन कहाँ पे था, शासन कहाँ पे करता था, उसका उपराजा था। राजा तो हमारे पास वही था और उसका जो बेटा था वो एक उपराजा था, यानी राजकुमार। वो कहाँ पे शासन करता था, अवंती पर शासन करता था। कहाँ पे करता था, अवंती पे। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर, ये लिख रहा है, असम असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था। तो धर्म की नीति है ना अशोक की, धर्म की नीति, जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके 3 आयाम थे। किसके, अशोक के। धर्म के 3 आयाम थे, सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक ने 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध का राजा बना। तो मगध का राजा कब बना, 272 ईसा पूर्व, लगभग 4 वर्ष के बाद में उसका राज्य अभिषेक हुआ। 4 वर्ष के बाद क्या हुआ था, उसका राज्य अभिषेक हुआ। और जिसके अभिलेख में सर्वप्रथम, ठीक है, देवनाम पिय और देवांश पिय दासी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। किसे, अशोक को कहा गया। पुराणों में उसे क्या गया, अशोक वर्धन किया गया। दशरथ भी अशोक की तरह देवान पियो की उपाधि धारण करता था। सिंघाली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3 संगति हुई। तो अशोक के काल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई, 3 हुई थी। मैंने बताया था कि टोटल 4 संगति हुई थी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी बताओ, वो तो कमेंट में करना। मैंने बताई थी, राहुल ने या राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। तो पहला राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। और इनका जो कार्यकाल स्टार्टिंग हुआ था वो 483, फिर 383, फिर 247, फिर पहली शताब्दी। तो इनके सब बताए थे मैंने।
आइए आगे देखते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सु नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने की थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निर्ग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्र शिष्य के प्रभाव में पूर्ण रूपण बुद्ध को हो गया था। दिव्य वेदांत के अनुसार अशोक को उपगत नामक बुद्ध भिक्षु और धर्मों में शिक्षित किया गया था। कहने का मतलब है, आपको इतना पता है कि अशोक किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म का समर्थन करता था। मौर्य साम्राज्यों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म से के अनुयायी थे। मौर्य शासकों में जो अशोक था और उसका जो पौत्र था यानी पोता, वो कौन से थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें रज्जुक रज्जुक जो होता है, रज्जुक अधिकारी का उल्लेख होता है। और उसको इसका रज्जुक का काम क्या होता है? अधीनिक, ये क्या होता है? एक जिला अधिकारी होता है जो राजस्व को क्या था? कलेक्ट करता है। हाँ, जो राजस्व और न्याय का ध्यान रखता है। अग्रणी जिले में अधिकारी को कहा गया। कार्यकाल में व्यापारिक काफिले यानी कारवार के मुखियों को सार्तवाह की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखिर तथा वीर यात्रा रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। तो कहने का मतलब है, जो व्यापारिक काफिला होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्तवाह बोलते हैं। हम्म। राज्य अभिषेक के 10 वर्ष बाद संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेई गया। हाँ, कहने का मतलब है, जब उनका 10 साल राज्याभिषेक हो गया, उसके 10 साल के बाद एक 8वां शिलालेख है संबोधि और बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेई अभिलेख और रुमनदेई गया और उनकी पूजा की। कौन गया था? अशोक। इतिहासकार विसेंट आर्थर, एक इतिहासकार विसेंट आर्थर ने अपनी पुस्तक एक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म की यात्राओं का क्रम पर प्रकार दिया है। वैसे अशोक ने कहाँ कहाँ यात्राएं की थी? जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीबस्ती आदि में उन्होंने यात्राएं की थी। इसका हमें क्रम बताया क्या है? बौद्ध को जानने के लिए उन्होंने यात्राएं की थी। अशोक ने अपने राजस्व के 10 वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया। तो क्या क्या करता है? भोग कर और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। वो कह रहे हैं कि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे। तो कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख थे अशोक के, वो किस लिपि में थे? ब्राह्मणी लिपि में थे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ज्ञात होता है। अशोक का जो इतिहास होता है वह अभिलेखों से ज्ञात होता है। इसके अभिलेख का विभाजन 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, एक शिलालेख, स्तंभलेख और एक गुहा लेख। शिलालेख में क्या है? अशोक की जब हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उसके अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। तो अभिलेख कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, एक शिलालेख, स्तंभलेख और एक गुहा लेख। तो शिलालेख में 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जिसमें से 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़ और एरागुंडी और सोपारा। ये 8 जगहों से प्राप्त हुए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख जो हैं, केवल जो 2 अभिलेख हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि कैसी है? ब्राह्मणी ना होकर कैसी है? खरोष्ठी लिपि है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये कि अशोक के कैसे ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, तो नहीं, किस लिपि में मिलते हैं? प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और जो खरोष्ठी लिपि वाले अभिलेख कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, एक मानसेरा और एक कौन सी? सहबाजगढ़ी। जो मानसेरा जो पड़ता है, शायद सहबाजगढ़ी जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है और ये मानसेरा जो पड़ता है यूपी में पड़ता है। शायद ये आगे पीछे है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तक्षशिला से आईमेक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख सेरुकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आईमेक लिपियों के में लिखा गया द्विभाषी यूनानी सीरियाई
अभिलेख का लागवन नामक स्थान से अरामीक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर पट्टियों से लगकर उत्कीर्ण अक्षरों से प्राप्त हुआ है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेस थे। उन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े। और कहने का मतलब यह है कि अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो ब्राह्मणी लिपि या प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। सिर्फ 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। आगे देखते हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का हासिल किया। डी.आर. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। तो ये कौन थे? डी.आर. भंडारकर। इन्होंने क्या था? अशोक का इतिहास जानने के लिए अभिलेखों से ही उनकी कुंडली पूरी लिख दी थी। और प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है कि उसके नाम इस प्रकार है। नाम इस प्रकार है: पीपरहवा, सोगोरा, महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो कहने का मतलब है खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन भारत में किस दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कहां से लिखी जाती? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसे पढ़ने के लिए मैसन, प्रिंसेस, नेरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को यह है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अशोक का नमोल्लेख करने के लिए गुर्जर लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मस्की, नेतुर और उड़े गोलाम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम का पता चलता है। तो व्यक्ति नाम का कहां से मिलता है? मस्की से। भाभू बेराट, एक है भाभू बेराट, स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो कहने का मतलब यह है कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बनाया? तो किसने बताया था? भाबरू या बेराट अभिलेख में। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म पर में प्रमाणित करता है कि अशोक, कहने का मतलब है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचारक था या प्रशंसक था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध थी। तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या था? पशु बलि बिल्कुल निषेध थी कि पशु बलि नहीं दी जाएगी, किसी की हत्या नहीं की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। ये कोई जीव मारकर बलि न दी जाए आदि, इनसे कोई उत्सव ना मनाया जाए। उन्होंने कहा था कि भैया किसी भी त्योहार पर किसी भी जीव पर के पशुओं को नहीं मारा जाएगा और उनकी बलि नहीं दी जाएगी। तो कौन से? पहले शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहले प्रियदर्शी राजा की पंगशाला में, जो पहले प्रियदर्शी राजा की पंगशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। जो पहले जो राजा थे उनके सभा में सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब अभिलेख के लिखे गए जाने के सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। 3 पशु, जैसे 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों की भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक में 26वें वर्ष में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। आगे देखते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग का युद्ध। अशोक के शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटना थी वो कलिंग का युद्ध था, जिसके बाद उसने लाखों की संख्या में युद्ध में व्यक्ति मारे गए, जिससे उसके मन में एक ठेस पहुंची। जिसने क्या हुआ था? उसने क्या युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें अशोक की तो विजय प्राप्त हुई। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में इस पर साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन से कलिंग युद्ध के साक्ष्य कौन से मिलते हैं? 13वें अभिलेख से मिलते हैं। इस घटना को अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और अपना दुख पश्चात व्यक्त किया है। अशोक ने दीर्घ शिलालेख 12 के सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए। और मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि 5 यवन राजाओं के मैत्रीपूर्ण संबंध किस अभिलेख से प्राप्त होता है? 13वें अभिलेख से, जिनमें अंत्योक, तुर्मे,
और तुरमाया, अंतकिनी, मग और अली सुंदर, ये थे 5। कौन थे? 5 यवन राजा हैं। वो कह रहा है कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक की कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में इस अकाल की दृष्टि से जैन स्रोतों से होती है। आगे देखते हैं। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। एक तो बोलेंगे धर्मस्थीय, क्या बोलेंगे? धर्मस्थीय। दूसरा क्या बोलेंगे? कंटक शोधन। क्या बोलेंगे? कंटक शोधन। तो कहने का मतलब है कि मौर्य काल में जो न्यायालय थे कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे। एक तो धर्मस्थीय थे, दूसरे को थे कंटक शोधन। धर्मस्थीय में क्या होता था? दीवानी दीवानी। कंटक शोधन में क्या थे? बहुत सारी मामले सामने आते थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहते थे। क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, एक संस्था और एक संचरा। तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के, जो हमें कहने का मतलब है 2 प्रकार के जो गुप्तचर थे जिनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं संस्था और क्या बोलते हैं? सचरा। और कहने का मतलब यह है कि ये बताओ, अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर होते हैं उनको क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष बोलते थे। मैगनीज फिर लिख रहा है, मैगनीज की इंडिया में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो मैगनीज थे जिनकी बुक थी इंडिया, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का, इसमें क्या हमें उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। इसकी 6 समितियां होती हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती है और वर्तमान में ये कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल कर करना है और बिक्री कर वसूमूल्य का भाग 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता है। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था और वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोए कहा जाता था। कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति यहाँ पे कर की चोरी करता था उसको क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। और इसमें जो तीसरी समिति थी वो जनगणना के बारे में सब रखती थी और जो छठी समिति थी वो कर के बारे में जानकारी रखती थी कि कर क्या होगा, कैसे कैसे लगेगा, कैसे कैसे सबको मिलना और कैसे कैसे निपटना है, इसके बारे में हमें जानकारी देती थी। कौन सी समिति देती थी? तीसरी। टोटल कितनी थी? 6 समिति थी। वो कह रहा है कि मेगास्थनीज सेलुकस और निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के समय में भेजा गया यूनानी राजदूत थे। तो कहने का मतलब है मेगास्थनीज और निकेटर किसके शासनकाल में आए थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता था। मौर्य युग में जो नगरों का जो प्रशासन था वो नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक और प्रमुख है हम्म था। मैगनीज के तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। मैगनीज के अकॉर्डिंग भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है। पहले को क्या बोलते थे हम? दार्शनिक। पहले को क्या बोलते थे? दार्शनिक बोलते थे। दूसरे को कृषक, तीसरे को पशुपालक और चौथे को बोलते थे कारीगर। देखो, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 3 चीजें मंगाई थी, जिसमें से 3 चीजें मंगाई थी, जिसमें से मांगा था एक अंजीर मांगा था और एक मीठी मदिरा मांगी थी और तीसरे नंबर पर क्या मांगा था? वो मांगा था दार्शनिक। उसने दार्शनिक को छोड़कर सब चीजें उसके साथ भेज दी थी। पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मैगनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, यह मौर्य काल था, उसमें क्या था? दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा को अपना सकता था। कहने का मतलब है कि भाई जिस जाति का व्यक्ति था उस पैसे में जो व्यक्ति, कहने का मतलब है उस टाइम में 7 प्रकार की जातियां थी, जैसे दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, योद्धा था। तो कहने का मतलब अगर पशुपालक तो पशुपालक की लड़की से ही शादी कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग और किसी से नहीं कर सकता था। अगर वह योद्धा है तो योद्धा की लड़की से शादी करेगा, दार्शनिक है तो दार्शनिक की लड़की से शादी करेगा। तो इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? मैगनीज के द्वारा मिलती है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार
ये एक इतिहासकार हैं स्मिथ, उनके बारे में देखते हैं अब जरा। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज के 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है। जैसे उत्तर में क्या था, तक्षशिला, उत्तर में क्या था, तक्षशिला। अवंती तट से क्या था, उज्जैनी। कलिंग क्या, तोसली। और ये क्या है, दक्षिण पार्श्व। और पूर्वी प्रदेश को क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में क्या थे, स्रोत थे। अर्थशास्त्र के से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता है और भूमि से उत्पन्न एक भाग का अधिकारी था। इस भाग को कर भाग कहते थे और इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत थी। तो भाग एवं बलि प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत थे। भाग किसे बोलते हैं, अर्थशास्त्र ज्ञात होता है, राजा जो है भूमि का मालिक होता है और भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी होता है। कहने का मतलब है जितना हमने टैक्स कलेक्ट कर दिया 1/8, उसमें से एक हिस्सा किसका होता था, भाग। ठीक है, राजा का होता है जिसको हम कहते थे भाग। हाँ, और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का एक स्रोत होता है। मौर्य मंत्री परिषद में, मौर्य जो मंत्री परिषद थी राज्य में राजस्व एकत्र करने का कार्य, मौर्य मंत्री परिषद में जो राजस्व एकत्रित करता था उसको क्या बोलते थे, ठीक है, समाहर्ता बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता बोलते थे। अंतपाल सीमा रक्षक तथा सीमा दुर्गों की देखभाल करता था। कौन करता था, अंतपाल। अंतपाल किसकी रक्षा करता था, सीमा की रक्षा करता था, सीमा की रक्षा करता था। जबकि प्रतिष्ठा विषय कमिश्नर प्रशासक होता है, और ये क्या था, प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं। जैसे पणाध्याय, पणाध्याय को बोलते हैं बड़िज्य का अध्यक्ष। सुराध्याय को बोलते हैं बचड़खाने का अध्यक्ष। तो ये बहुत पूछा जाता है कि सुराध्याय किसे बोलते हैं, तो बोचड़खाने का अध्यक्ष। गतिकाध्यक्ष से बोलते हैं वेश्या या निरीक्षक बोलते हैं। सीता अध्यक्ष से बोलते हैं राजकीय कृषि का विभाग अध्यक्ष बोलते हैं। और अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष बोलते हैं। इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। कहने का मतलब है विवाह विच्छेद का, यह डाइवोर्स जज हो जाता था, उसके बारे में दोनों की अनुमति थी। मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी, तलाक की प्रथा थी। क्वेश्चन ये आगे बताइए, मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी, तो हाँ, तलाक की प्रथा थी, जिसको बोलते हैं संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद भी की अनुमति थी। पति बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने या पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी को विवाचरणी होने या बांधे होने जैसी दशाओं के प्रति उसका त्याग करने के अधिकार था। कहने का मतलब अगर स्त्री को, वो व्यक्ति पुरुष नहीं है, कोई बीमार है, कुछ है, कोई दिक्कत है, तो उसको वो छोड़ सकती थी अपनी इच्छा के अनुसार। विदेशों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रत क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। तो सारनाथ जो स्तंभ था उसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इस स्तंभ का जो शीर्ष है वहां पे मान लीजिए इस टाइप से ये है, यहाँ पे क्या बना है, शेर है, यहाँ पे क्या है, शेर है। और मौर्य युग में सभी 4 स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने। इसका जो कहने का मतलब है 4 शेर बने इस टाइप से, इस टाइप से 4 शेर बने हैं इसमें। तो जिसमें चारों के सिर काय के बने, बलुआ पत्थर के बने हैं। आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्थापत्य की कला के दृष्टिकोण से सांची का जो स्तूप है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ पर स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में था। जब इसका निर्माण कराया था तो उसका काल कितना था, 3री शताब्दी था। बुरुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सातना जिले में स्थित है और सांची तथा बुरुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर खनियम ने की थी। तो कहने का मतलब है एक भारत, ठीक है, कि सांची के स्तूप के अलग मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है, एक भरूत, क्या बोलते हैं, भरूत। कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, सॉरी। और दूसरा जो है वो है रायसेन, वो है सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। आगे देखते हैं।
प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया और सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन था। सारनाथ में एक धमेक स्तूप मिला था, वो कौन सा कालीन था? गुप्तकालीन था, जो बिना आधार पर समतल भूमि पर बनाया गया था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी गांव तथा कुम्हार ने की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश प्राप्त हुए हैं। इस प्रकाश में लाने का श्रेय सुष्मा महोदय ने किया। बुलंदी दाबाग से निर्गत से परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार के राज प्रसाद से अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी पाटलिपुत्र प्राचीन स्थान है जिसे महात्माकांक्षी व्यक्ति 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ ने हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की और इस इतिहास को पुष्यमित्र शुंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान जाता। तो कहने का मतलब है कि मौर्य समाज में जल व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, जिससे कृषि के लिए यूज किया जाता था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने 30वीं शताब्दी में नहरें निकाली थी। तो सुदर्शन झील किसने खुदवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहने का मतलब यह है कि अशोक ने 30वीं शताब्दी में नहरें निकाली जिससे कि कृषि के बारे में उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और संघ छत्रप्रद्र ने जूनागढ़ अभिलेख में दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो इसका जो वर्णन मिलता है किस अभिलेख से मिलता है? तो किस अभिलेख से मिलता है? तो यह अभिलेख है हमारे पास जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इन दोनों के कार्यों का जो वर्णन है, जूनागढ़ के शासक रुद्रदम ने इस झील की मरम्मत कराई थी, जिससे हमें पता चलता है। तो हमारा मौर्य जो हमारा समाज है ये हो गया खत्म। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।